स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, आपके सामने से कार निकल कर जा रही है, पीछे हो जाते हो, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना, अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लिया। ऑर्गन को कंट्रोल करना ही हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर। नर्वस सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट होती है नर्व सेल। नर्व सेल मतलब हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है उसका जो स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं उन्हें बोलते हैं रिसेप्टर। न्यूरॉन की या नर्व सेल की जो सबसे स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं उन्हें बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? स्मेल को डिटेक्ट करना, टेस्ट को डिटेक्ट करना, टच को डिटेक्ट करना। तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। आईज, ईयर्स, टंग, है ना, ये सब रिसेप्टर्स हमारे कहाँ होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जब मान लो गस्टरी रिसेप्टर्स है, ये क्या करते हैं? टेस्ट को हमारे डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं? स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये क्या है? न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हैं। देखो, दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हैं। न्यूरॉन की सबसे पहले एक ये होती है सेल बॉडी। न्यूरॉन की ये बॉडी होती है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी। इसके बाहर जो ये इसकी ब्रांचेस है इसे बोलते हैं डेंड्राइट, और इसके बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक, और यहाँ पर इसके ये एक्सॉन होते हैं जहां पे हमारी नर्व एंडिंग हो रही है। ये देखो, ये हमारी है नर्व एंडिंग, और फिर दूसरा न्यूरॉन उससे जुड़ा हुआ है। इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, इसे बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, फिर ये न्यूरॉन जब आपस में जब मिलते हुए फाइबर पर जुड़ जाते हैं तो ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पूरे डायग्राम को समझा। अब देखते हैं किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचती है या कैसे हमारे मसल्स तक पहुंचती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमने हमारे जो ये डेंड्राइट टिप है वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन को कौन एक्वायर करता है? वो होता है डेंड्राइट टिप। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये जब डेंड्राइट टिप हमारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो ट्रैवल होती है डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी में, और सेल बॉडी के साथ वो एक्सॉन में ट्रैवल होती हुई कहाँ जाती है? हमारे नर्व एंडिंग पे जाती है। जो ये नर्व एंडिंग है वहां पर ये इम्पल्स जो होते हैं वापस केमिकल्स रिलीज कर देते हैं, और फिर ये जो केमिकल्स होते हैं ये वापस केमिकल रिलीज कर देते हैं, और फिर ये केमिकल्स जो हैं वो हमारे साइनेप्स से क्रॉस होते हुए वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। और ये जब लास्ट में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जब हमारे मसल सेल्स पर पहुंचते हैं मस्कुलर जंक्शन के थ्रू, ठीक, फिर ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मसल जंक्शन के थ्रू, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के थ्रू हमारे मसल सेल्स तक पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से नर्व सेल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक, अब मान लो अगर हमने तवे पर हाथ रख दिया, अगर हम तवे पर हाथ रखेंगे एकदम से हटा लेते तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी एक्शन अगर हम एकदम से क्विक कर देते हैं, क्विक जल्दी से ही होता है, उस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथवे होता है। ये हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी ब्रेन तक नहीं पहुंचती, ये सीधा हमारी जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस हमारे मसल्स में आकर हम एक्शन कर देते हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथवे होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है? कोई चेंज हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने तवे पर हाथ रखा, तो ये रिसेप्टर्स ने उसको लिया और फिर उसने उसको कहाँ पहुंचाया? सेंसरी न्यूरॉन्स में। हमारे सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन्स के न्यूरॉन्स तक पहुंचा, फिर वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो फिर से मसल में आ जाता है, और हम रिस्पॉन्स कर देते हैं, हाथ हटा देते हैं। अगर हमने ऐसा ना किया होता, ये जो है हमारा मैसेज पूरा ब्रेन तक पहुंचा, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता, सोचता, तो ये जो स्लो प्रोसेस के कारण हमारा हाथ जल सकता था। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में होते हैं ये स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या करती है? जो डायरेक्ट हमारे मैसेज को हमारे मसल्स तक पहुंचा देती है, और हम रिस्पॉन्स कर लेते हैं, और हमारा हाथ जलने से बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्पाइनल कोड का क्या काम है? स्पाइनल कोड का काम है रिफ्लेक्स आर्क, जो ये पूरे रिफ्लेक्स आर्क को फॉर्म करना। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो काम है स्पाइनल कोड ही करती है।
यहाँ हमारा जो भी सारा मैसेज पहुंचा स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड ने वापस मसल तक पहुंचा दिया, और जो ये फटाफट से रिस्पॉन्स करने में मदद करती है हमारी। इसके अलावा जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है वो भी हमारी स्पाइनल कोड ही है। जब हमने मान लो अगर तवे से हाथ हटा लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हमें पेन महसूस होगा ना, थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होगा, वो पेन जो है वो हमारे ब्रेन पर इंफॉर्मेशन होने के बाद महसूस होता है। समझ में आए? उसी वक्त हमारे को एकदम से पेन नहीं होता, थोड़ी देर बाद पेन महसूस होता है। वो कब क्यों होता है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन पर पहुंचती है फिर वो हमारे को पेन महसूस होता है। अभी हमने पढ़ लिया न्यूरॉन्स के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, तो अब देखते हैं पूरा नर्वस सिस्टम। हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम तो हेल्प करता ही है, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन्स रिलीज करके ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा मेन पार्ट करता है, थिंकिंग प्रोसेस करता है, सारा लर्निंग प्रोसेस करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा स्पाइनल कोड है वो संभालती है। ठीक, तो ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ सारी जो नर्व्स हैं वो पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, जो मैसेज को लेकर आती है और मैसेज को लेकर जाती है इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स क्या होते हैं? मसल्स। ठीक है, ये याद रखना, इफेक्टर्स होते हैं मसल्स। मसल्स तक हमारे सारे जो भी मैसेज है उनको लेकर जाती है, तभी हम अपना ये हाथ हिला पा रहे हैं, है ना। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे सारे मैसेज को ब्रेन तक लेके जाता है, स्पाइनल कोड तक लेके जाता है, और स्पाइनल कोड से सारे मैसेज को, ब्रेन से सारे मैसेज को हमारे मसल्स तक, इफेक्टर्स तक पहुंचाता है। ठीक, रिसेप्टर्स और अफेक्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब जो रिसीव कर रहे हैं, अफेक्टर्स जो इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब मसल्स। ठीक, तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स का होता है। क्रैनियल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी जो नर्व्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्वस सिस्टम, नाम से पता चल रहा है हमारी जो नर्व्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कोड से। ठीक, तो अब पढ़ते हैं हम ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो है हमारा, उसके 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या करता है? सारे थिंकिंग प्रोसेस, जितने भी हमारे थिंकिंग लर्निंग प्रोसेस हैं, जो सेंसरी नर्व से, जो भी रिसेप्टर से आया है मैसेज, उसको इंटरप्रेट करना, और उसके अलावा हमारे डिसीजन लेना, वॉलेंट्री एक्शन करना। मैं इस वक्त हाथ हिला पा रही हूँ, वो किसकी मदद से? किसकी मदद से? इस सेरेब्रम फोरब्रेन की मदद से। ठीक, तो यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट है एक फोर ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे हंगर और थर्स्ट, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है। एच फॉर हंगर, टी एच फॉर थर्स्ट, इन दोनों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यहाँ से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो है इसमें से भी हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारा जो सेकंड पार्ट है ब्रेन का वो क्या है? हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अलावा हमारा थर्ड पार्ट होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ठीक है, अब इन सब पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स है हमारे, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस, और मिड ब्रेन ये हो गया हमारा। ठीक, और इसके अलावा हमारे ये 3 पार्ट्स हैं, ये जो हमारा फ्लावर टाइप का है ये सेरेबेलम है, ये हमारा जो ये इस साइड का ये जो है ये गोल गोल है, ये वाला पार्ट ये मेडुला है, और इसके ऊपर वाला पार्ट जो है ये पोन्स है। ठीक, तो ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं हिंड ब्रेन के। अब देखते हैं इनके फंक्शन। मैंने अभी फोर ब्रेन के बारे में तो आपको बता ही दिया। सेरेब्रम क्या करता है? हमारे सारे जितने लर्निंग मेमोरी प्रोसेस होते हैं, साइट, हियरिंग, इन सब के इनके अलग अलग एरियाज होते हैं, जहां पर ये अलग अलग जो है, जब हम सुनते हैं तो वो अलग एरिया में कंट्रोल किया जाता है, जब हम बोलते हैं तो अलग एरिया में कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब चीजों के लिए अलग अलग एरिया होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन भी होते हैं, जितने भी हाथ पैर हिला रहे हैं वो सब यही कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन अकेला तो कुछ नहीं करता, ये क्या करता है? हमारे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ता है, और इसके अलावा हिंड ब्रेन के साथ हेल्प करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस में। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में ये मदद करता है। कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन? जो मेडुला कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन में सेरेबेलम क्या करता है? सेरेबेलम हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे पोस्चर को मेंटेन करना। हाँ, राइडिंग अ बाईसाइकिल, जैसे हम बाईसाइकिल राइड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेल, बिल,
बेल से याद रखना, बैलेंस, पोस्चर, मेंटेन पोस्चर, याद रखना इसको, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है पोन्स। पोन्स क्या करता है, हमारा ब्रीथिंग रेट और स्लीप साइकिल इसको कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट मेडुला, मैंने अभी बताया, ये हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन के साथ जो है कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो अब यहाँ तक तो हमारा ब्रेन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करता है हमारा कौन सा पार्ट, स्कल। आपको पता ही है स्कल जो है हमारा, उसको क्रेनियम भी बोलते हैं, ये हमारे पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वरना क्या होगा, क्या कहते हैं, जरा सी चोट लगी तो हमारे ब्रेन में नसें फट जाएंगी, है ना। तो ये पूरा स्कल जो है उसको मदद करता है बचाने में। और इसके अंदर एक बैलून, फ्लूइड फिल्ड बैलून होता है, जो शॉक लगने से हमें बचाता है। जैसे गद्दा होता है ना, गद्दे की तरह होता है, और जैसे ही अगर हम गिरते हैं तो गद्दे पर गिरे तो हमें ज्यादा चोट नहीं लगती ना, तो यही काम करता है ये, ठीक है। और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, मैंने अभी बताया, वो बैकबोन के अंदर होती है, बैकबोन उसे प्रोटेक्ट करती है, हमारी वर्टेब्रल कॉलम, उसे बैकबोन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया नर्वस सिस्टम के बारे में, अब पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो किससे बना है, हमारे ग्लैंड से। ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मैसेजर मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं। अब हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ गई, जब हमारे पास नर्वस सिस्टम है तो इनकी जरूरत क्यों पड़ गई। हमारे पास नर्वस सिस्टम है, हमारी नर्व जो है वो मैसेज को लेकर गई, हमने उसी टाइम वो काम कर दिया। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जैसे फियर हो गया, फाइटिंग हो गई, बहुत देर तक चलती है ना। तो ये हमारे जो इमोशंस हैं इनको कंट्रोल करता है हमारे हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे सारे जो फियर है, स्ट्रेस है, एक्साइटमेंट है, ग्रोथ है, इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हार्मोन है एंडरलाइन हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, एडर्नल ग्लैंड से निकलता है, जो सीधा जब ये हार्मोन निकलता है तो हमारे सीधा ब्लड में चला जाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है और फटाफट से हम एक्शन करने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि हम कभी लड़ने लगे हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है, इसी हार्मोन की वजह से, है ना। हमारी ऑक्सीजन फटाफट मिलने लग जाती है मसल्स को, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्केलेटल मसल्स को ज्यादा ब्लड मिलने लग जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ब्लड कम जाता है, ध्यान रखना है। तो हमारे ये फर्स्ट हार्मोन हो गया। अब दूसरा हार्मोन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, हमारे थायरॉइड ग्लैंड से, जो हमारे नेक के फ्रंट में होता है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किसकी से बनता है आयोडीन से, आयोडीन से बनता है। आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो हमें ग्वाइटर हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्वाइटर। और ग्वाइटर में हमारा सिम्टम क्या होगा, हमारी जो नेक है वो फूल जाएगी, स्वोलन हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे को क्या खाना चाहिए, आयोडाइज सोल्ट खाना चाहिए। जो ये आयोडीन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये हमारे को किस चीज में मदद करता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है, और इसके अलावा हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसमें मदद करता है, ठीक। तो थर्ड हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे क्या कहते हैं, क्या करता है, हमारे ग्रोथ में मदद करता है। अगर हमारे ये हार्मोन कम हो जाता है तो हम गिट्ठे रह जाते हैं, ड्वार्फिज्म हो जाता है, ठीक है। और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो हम जाइंट्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे कद हो जाते हैं, है ना। इसके बाद हमारा फोर्थ हार्मोन आता है इंसुलिन। कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से, जो कहाँ होती है, स्टमक के पीछे। इसका काम क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए या ना बने तो डायबिटीज हो जाती है, पता है ना आपको, डायबिटीज हो जाती है, कहते हैं ना इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन कम हो जाती है। अब हमारा जो है सबसे फिफ्थ आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हमारी टेस्टीज से निकलता है, मेल के जो टेस्टीज होती हैं उनमें से निकलता है। इसका मेन फंक्शन होता है स्पर्म को फॉर्म करना और सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डेवलप करना, ठीक। इसके बाद हमारा सिक्स टाइप का जो हार्मोन है वो कौन सा है, इस्ट्रोजन हार्मोन। इस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ओवेरी से निकलता है और इसका काम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना फीमेल में, ठीक। तो अब ये तो हमारा सारा एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स हो गए। एक हमारा ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड।
ये जो है हार्मोन्स जो रिलीज करता है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे ग्रोथ में मदद करते हैं, तो ये इनको ऑर्डर देते हैं कि तुम हार्मोन्स रिलीज करो, ठीक है। तो यहाँ हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी चेंज हो जाता है, कोई भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस मतलब चेंज, है ना। तो जो है प्लांट्स भी उस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे करते हैं, उनके पास तो ब्रेन नहीं होता, नर्व नहीं होते, मसल्स नहीं होते, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स जो है वो सेल के थ्रू जो है रिस्पॉन्स करते हैं। तो प्लांट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और एक मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, मतलब एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा टच मी नॉट प्लांट है, उसको जैसे ही टच करें, जैसे ही हम टच करते हैं वो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। अब वो फोल्ड क्यों हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने उसको टच किया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स बने। उस जो सिग्नल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाते हैं, और जैसे ही वो सेल तक ले जाते हैं तो सेल जो है अपना वाटर लूज कर देते हैं, और जब वो वाटर लूज कर देते हैं तो श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक होते ही वो फोल्ड हो जाते हैं लीफ। तो इसी वजह से ये जो है मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हुई, कोई भी वो बड़े नहीं, ठीक, सिर्फ क्या हुआ, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, उन्होंने मूवमेंट किया। लेकिन यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल देखते हैं पी प्लांट का, जिसमें ग्रोथ हो रही है, जिसमें ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट तो हो रहा है, साथ में ग्रोथ भी हो रही है। तो पी प्लांट जो होता है वो अपनी स्टेम को मॉडिफाइड करके एक टेंड्रल्स बनाता है। टेंड्रल्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो क्लाइम करता है, जिसके यूज करके वो क्या करता है, क्लाइम करता है, एक सपोर्ट ले लेता है और क्लाइम करता है, ठीक। तो यहाँ जहां पर सपोर्ट लेता है वहां पे उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, और जबकि जो ऑपोजिट साइड होती है उसकी ग्रोथ वहां पर फास्टर होती है। तो इस वजह से वो क्या होता है, बैंड होता चला जाता है, बैंड होकर वो सर्कल 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 ऐसे बनाता चला जाता है, सपोर्ट करते जाता है और ऊपर तक चढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से वो ग्रो करता है। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ इन्वॉल्व हुई है, और आपका ये एग्जाम में आ भी सकता है डिफरेंस, टी प्लांट और टच मी नॉट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके का आपका कुछ क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट जो है ये इसमें रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो बहुत स्लो करते हैं, जबकि हमारे जो टच मी नॉट है वो एकदम इमीडिएटली फोल्ड हो जाता है। इसमें जो रिस्पॉन्ड होता है वो बहुत स्लोली होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही होती है एक डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट इसी को कहते हैं, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म, ठीक। तो यही हमारी जो है ट्रोपिज्म है, कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है प्लांट। तो यहाँ पर मूवमेंट जो होती है वो हमारी ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। अगर वो टूवर्ड स्टिमुलस हो रही है, मतलब किसी चेंज की तरफ ही हमारी मूवमेंट हो रही है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और अगर वो जो चेंज हो रहा है उससे अवे हो रही है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो यहाँ पे ट्रोपिज्म हमारे ये 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला हमारा फोटोट्रोपिज्म, जिसमें हमारी लाइट इन्वॉल्व होती है, लाइट चेंज होता है, लाइट स्टिमुलस होता है। तो अगर हमारा शूट जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो रही है, ठीक, तो शूट जो है हमारी किस तरफ बेंड होती है, देखो ये देखो हमारा जो सनफ्लावर है वो ऑलवेज सन की तरफ बेंड हो जाता है। तो शूट जो है वो किस तरफ बेंड होती है, सन की तरफ। तो इसलिए यहाँ पर इसका कौन सा ट्रोपिज्म है, पॉजिटिव, ठीक। और जो हमारी रूट है वो उससे अवे जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, नेगेटिव ट्रोपिज्म। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कैसा ट्रोपिज्म है, ऐसे फोटो बनी आ जाती है बहुत, ठीक है। दूसरे टाइप का जियोट्रोपिज्म। अब ग्रेविटी भी अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटी भी खींच रही है, तो ग्रेविटी की तरफ हमारे क्या चीज बढ़ रही है, रूट्स बढ़ रही है। तो रूट्स जो है वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, जबकि शूट जो है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। तो शूट जो है वो नेगेटिव ट्रोपिज्म दिखा रही है। अब यहाँ हाइड्रोट्रोपिज्म देखते हैं, वाटर की तरफ, वाटर की तरफ हमारी रूट ग्रो होती है ना। तो रूट जो है हमारी वाटर की तरफ ग्रो हो रही है, तो यहाँ पे रूट जो है वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखा रही है। अब चौथा हमारा है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में केमिकल्स बनते हैं। केमिकल्स कहाँ बनते हैं, हमारे ओव्यूल में। जो केमिकल्स है वो ओव्यूल जो है वो रिलीज करते हैं। ओव्यूल जब केमिकल्स रिलीज करते हैं तो पोलन ट्यूब उसकी तरफ ग्रो होती है, इसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया प्लांट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का यूज करता है रिस्पॉन्स करने।
पर कहीं ये इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होती हैं वो एनफ नहीं होती हैं, कई कई जगह पर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एनफ नहीं होती है, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। वो क्या लिमिटेशन होती है, ये आपका क्वेश्चन में भी आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की क्या लिमिटेशन होती है, या हार्मोन्स की क्यों जरूरत हो जाती है प्लांट्स को, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या लिमिटेशन होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, वो हर जगह जो है सेल्स को कनेक्ट नहीं कर सकता, ये ओनली जो है कनेक्टेड सेल्स में ही काम कर सकता है, ठीक। और जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं तो उनको जो है एक इम्पल्स के बाद दूसरा इम्पल्स होने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, एकदम से फटाफट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं बन सकते। दूसरा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है प्लांट के हर सेल तक भी नहीं पहुंच सकते, जहां पर सेल नहीं है, तो इस वजह से जो है हमें केमिकल कम्युनिकेशन या हार्मोन्स की जरूरत हो जाती है। तो प्लांट में जो है हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं किसी एक जगह पर और काम करते हैं दूसरी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना बनाते हैं किचन में, खाना खाते हैं हम अपने ड्राइंग रूम में, है ना। तो ऐसे ही प्लांट जो है वो अपने हार्मोन्स कहीं बनाते हैं और यूज उसका कहीं और करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन कहाँ बनता है, ऑक्सिन बनता है शूट के टिप पर, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, वो जब भी प्लांट के सेल को उसकी जरूरत होती है तो वो वहां चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं उसका फंक्शन, ये क्या करता है, प्लांट के सेल को ग्लो करता है, प्लांट के सेल को लॉन्गर करने में मदद करता है। तो अब जब कोई प्लांट है वो जैसे ही लाइट देखता है, एक तरफ से लाइट पड़ रही होती है प्लांट की, दूसरी तरफ तो शेड होता है, तो प्लांट वहां पर कैसे ग्रो, तो वहां पर ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन चला जाता है। वहां पर जैसे ही वो ऑक्सीजन जाता है तो वहां की साइड जो है वो लॉन्गर होने लगती है और वो लाइट की तरफ बेंड होने लगती है, जैसे वो लॉन्गर होती है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। समझ में आई। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो सेल को लॉन्गर होने में और लाइट की तरफ बेंड होने में मदद करता है, ठीक, और फोटोट्रोपिज्म में मदद करता है। अब हमारा दूसरा जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जो मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं, लाइट जब उसके ऊपर फॉल होती है तो वो क्या होता है, शेडेड साइड की तरफ चला जाता है और सेल जो है वहां पर फटाफट लंबे लंबे होने लगते हैं और वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। तो दूसरा हमारा हार्मोन देखते हैं गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ में मदद करता है, स्टेम की ग्रोथ में, ठीक, सेल नहीं, स्टेम की ग्रोथ में, ये हमारे सेल की ग्रोथ में मदद करता है और ये स्टेम की ग्रोथ में, इसकी वजह से प्लांट की जो है हाइट बड़ी होती है। इसके बाद हमारा तीसरे टाइप का हार्मोन होता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिवीजन कहाँ होता है, हमारे सीड्स में, फ्रूट्स में, है ना। तो ये वहीं पाया जाता है हमारे फ्रूट्स में और सीड्स में, जहां पर हमारे जो प्लांट्स हैं वो रैपिडली ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक। अब जो है प्लांट का एक और हार्मोन होता है जो क्या करता है, उल्टा काम करता है, ग्रोथ में मदद नहीं करता, ग्रोथ को रोकता है। ये कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। अब बच्चे कहेंगे ये ग्रोथ को क्यों रोक देता है भाई, प्लांट को तो ग्रोथ होती रहनी चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी हो जाती है, कंडीशन खराब हो जाती है, पानी नहीं होता है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो प्लांट जो है वो इस टाइम में अपनी ग्रोथ को रोक देता है, ताकि जो है एनर्जी कम लगे, पानी चाहिए होता है एनर्जी के लिए, है ना। तो एनर्जी कम लगे तो इसके लिए वो क्या करता है, ग्रोथ रोक देता है थोड़े टाइम के लिए और अपनी लीव्स को गिरा देता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब लीव्स को गिरा देता है। इससे वो अपने हार्श कंडीशन में भी अपने प्लांट्स को मेंटेन करके रखता है, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। आई समझ में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्लांट और एनिमल्स, इन दोनों के मूवमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से हार्मोन्स उनकी हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन में, और किस तरीके से नर्व्स, मसल्स और ब्रेन हमारी मदद करती है ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।